तो हमारा टॉपिक है यूजेस एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सम पॉलीहेलोजन कंपाउंड। कुछ पॉलीहेलोजन कंपाउंड का हम इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी देख रहे हैं और कुछ उसका यूजेस भी देख रहे हैं। ठीक है बेटा, यूजेस एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सम पॉलीहेलोजन कंपाउंड। कुछ पॉलीहेलोजन कंपाउंड के हम कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट के साथ में उसका यूज भी देख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला जो हमारे पास में पॉलीहेलोजन कंपाउंड है बेटा, अच्छा पॉलीहेलोजन कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जहां पर एक से ज़्यादा हेलोजन एटम मौजूद होंगे उससे हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड कहेंगे। ठीक है बेटा, अब ये सबसे पहला जो हमारे पास पॉलीहेलोजन कंपाउंड है वो कौन सा है? डाइक्लोरोमीथेन। कौन सा बेटा? डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है ना, इसका एग्जांपल कैसा बनेगा? डाइक्लोरोमीथेन का देखो CCl2, ये जो है ये डाइक्लोरो, ठीक है, और ये CH2। ये जो फार्मूला आप देख पा रहे हो ना, ये फार्मूला है हमारा डाइक्लोरोमीथेन का। कौन सा? डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। और डाइक्लोरोमीथेन इज आल्सो नोन एज मिथाइलिन, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। हम इसे मिथाइलिन डाइक्लोराइड भी कहते हैं या फिर इसे सिर्फ हम मिथाइलिन क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है बेटा, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर अगर बनाऊँ तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर HCl, यहाँ पर HCl और 2 हाइड्रोजन लग गए, तो ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर बना ना, ये स्ट्रक्चर है हमारा कौन सा? डाइक्लोरोमीथेन का। ठीक है, तो इसका हम इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी देख लेते हैं और इसका यूज भी देख लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो क्या दिया हुआ है देखो। सबसे पहले दिया हुआ है इट इज़ अ कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड विथ मॉडरेटली स्वीट एरोमा। क्या बोल रहा है भाई? ये जो डाइक्लोरोमीथेन जो है, डाइक्लोरोमीथेन जो है, ये एक कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है। कलरलेस मतलब जिसका कोई कलर नहीं, वोलेटाइल जिसमें वाष्प निकलती, जिसमें वेपर निकलते हैं। तो जो कलरलेस वोलेटाइल जो लिक्विड होते हैं ना, और इनकी जो स्मेल होती है, एरोमा मतलब होता है स्मेल, एरोमा मतलब एरोमा, एरोमा का मतलब होता है बेटा स्मेल। ठीक है, और इसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है? एकदम स्वीट स्मेल होती है। ठीक है, तो क्या बोले अपने कि ये जो डाइक्लोरोमीथेन जो है ये कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है और साथ में इसकी जो स्मेल होती है वो भी कैसी होती है? स्वीट होती है। ठीक है बेटा, इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड यूज्ड एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसोल। और इसका जो इस्तेमाल है, इसका जो यूज़ है डाइक्लोरोमीथेन का, हम एज अ सॉल्वेंट के रूप में काम करते हैं, मतलब सॉल्वेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में जो प्रोपेलेंट एरोसोल जो है यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे ओवर एक्सपोजर टू डाइक्लोरोमीथेन causes dizziness, fatigue, nausea, headache, numbness, weakness। क्या बोले कि भाई अगर डाइक्लोरोमीथेन की क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाए, डाइक्लोरोमीथेन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए या हम उसे एक्सपोजर कर दिया जाए तो हो सकता है हमें क्या हो? हमें डिजीनेस हो। डिजीनेस का मतलब क्या होता है बेटा? चक्कर आना। ठीक है ना, क्या होना? चक्कर आना। तो डिजीनेस मतलब चक्कर भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फैटिग, फैटिग का मतलब होता है थकान, थकान भी आ सकती है बेटा। फिर नोजिया, जी मचला भी सकता है। ठीक है ना बेटा, उसके बाद में हेडक, सरदर्द भी हो सकता है। ठीक है, फिर है नमनेस, नमनेस का मतलब होता है मुद्रा आना, है ना, जैसे कभी कभार होता है ना कि हाथ पर जो है थोड़े थोड़े कप कपाना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद उससे अपन कहते हैं नमनेस टाइप का। ठीक है ना, और फिर क्या होता है? बॉडी में वीकनेस भी आ जाती है। ठीक है, इट इज़ हाईली डेंजरस इफ इट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ आइज एज इट इज डैमेज कॉर्निया। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है अगर हमारे आँखों में, हमारे आँखों के अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आ जाए तो हो सकता है कि हमारे आँखों की जो कॉर्निया होती है उस कॉर्निया को वो डैमेज भी कर सकती है। बात समझ में आ रही बेटा? इट इज़ हाईली डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है इफ़ इट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अगर ये हमारे आँखों के एकदम डायरेक्टली अगर कॉन्टेक्ट में आ जाए तो हमारे आँखों की जो कॉर्निया है वो डैमेज होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा डाइक्लोरोमीथेन एंड मिथाइलिन क्लोराइड का
यूजेस एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट। तो इसमें क्या क्या बात याद रखने लायक है? पहली बात तो ये कि ये कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है और साथ में इसकी जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है ना, और इसका इस्तेमाल होता है सॉल्वेंट के रूप में, जहाँ पर हम प्रोपेलेंट एरोसोल मतलब जहाँ पर छिड़काव होता है ना, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और एक्सपोजर मतलब अगर डाइक्लोरोमीथेन का अगर ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल हो जाए तो हो सकता है हमें डिजीनेस मतलब चक्कर आ जाए, या फिर हमें थकान हो सकती है, या फिर हो सकती है हमें जी मचला सकता है, या फिर सर दर्द हो सकता है, या फिर नमनेस हो सकता है, या फिर शरीर में कमजोरी भी आ सकती है बेटा, है ना। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अगर हमारे आँखों के डायरेक्टली अगर ये कॉन्टेक्ट में आ जाए तो हमारे आँखों की कॉर्निया जो है ये भी खराब हो सकती है। तो ये था हमारा डाइक्लोरोमीथेन के बारे में, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट है हमारा क्लोरोफॉर्म। कौन सा बेटा? क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म को और एक नाम है बेटा ट्राइक्लोरोमीथेन। देखो अगर मैं बात करूँ इसके फार्मूले की, तो इसका फार्मूला बनता है CHCl3। CHCl3 इज द फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना बेटा। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर अगर बनाऊँ तो कैसा बना हुआ बेटा? ये कार्बन एक है, कार्बन के बैलेंस कितनी है हमारे पास? 4। वेरी गुड। 8 Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, 3 Cl हो गए और एक ले लिया बेटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर क्लोरो आपको कितने दिख रहे हैं? आपको 3 क्लोरो दिख रहे हैं। तो 3 को अपन बोलते बेटा ट्राई, ठीक है ना। क्या लगा हुआ है? ट्राई क्लोरो लगा हुआ है। और कार्बन आइटम एक है तो एक को अपन बोलते बेटा मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर मिथेन। तो ये हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन, या इसी का पॉपुलर नाम है क्लोरोफॉर्म। और इसी क्लोरोफॉर्म के आज हम यूज भी पढ़ेंगे और उसके जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो है वो भी अपन यहाँ पर अभी देखेंगे। चलो ठीक है बेटा, चलो डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड विथ पैक्युलर स्वीट स्मेल। मतलब ये जो है ये एक कलरलेस लिक्विड होता है। क्लोरोफॉर्म क्या है बेटा? एक कलरलेस लिक्विड होता है ना, और साथ में इसकी जो स्मेल होती है वो पैक्युलर, थोड़ी अजीब से स्वीट स्मेल आती है। पैक्युलर मतलब थोड़ी अजीब की स्वीट स्मेल जो है ये आती है, जो कि कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है ना बेटा। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर क्लोरोफ्लोरोमीथेन। अच्छा, ये जो क्लोरोफॉर्म है इस क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है बेटा किस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए? क्लोरोफ्लोरोमीथेन, क्लोरोफ्लोरोमीथेन। तो इस क्लोरोफ्लोरोमीथेन जो है इसको बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और ये कौन सा क्लोरोफ्लोरोमीथेन है बेटा? ये है R22। कौन सा? R22 ये कोड है बेटा जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है ना। तो क्या बोले हमने? क्लोरोफॉर्म बेसिकली एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसकी एक पैक्युलर स्वीट स्मेल होती है, और साथ में ये क्लोरोफ्लोरोमीथेन को क्या करता है? प्रिपेयर करता है। कौन सा? रेफ्रिजरेंट R22। कौन सा बेटा? रेफ्रिजरेंट R22। चलो, इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक गम्स, फैट्स, रेजिन। क्या है बेटा? इस क्लोरोफॉर्म का यूज भी किया जाता है नेचुरल प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मतलब नेचुरल प्रोडक्ट जो है, जैसे हमारे पास क्या क्या हो सकता है? हमारे पास हो सकता है बेटा गम्स, फैट्स, रेजिन मतलब जो सिल्क होता है, जिससे सिल्क की साड़ियाँ जो बनाया जाता है, रेशम के कीड़े से जो सिल्क की जो साड़ियाँ बनती है ना बेटा, ये ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए भी इस क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बन। अच्छा, और ये जो क्लोरोफॉर्म जो है ये किसका सोर्स है बेटा? डाइक्लोरोकार्बिन। किसका? डाइक्लोरोकार्बिन का ये बहुत अच्छा सोर्स होता है। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना बेटा कि ऐसा कौन सा पॉलीहेलोजन कंपाउंड है जो डाइक्लोरोकार्बिन का बहुत बड़ा सोर्स है। तो सिर्फ क्लोरोफॉर्म एक ऐसा पॉलीहेलोजन कंपाउंड होता है जहाँ पर डाइक्लोरोकार्बिन का ये सबसे बड़ा सोर्स होता है, ठीक है बेटा। फिर क्लोरोफॉर्म कॉजेज डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और क्लोरोफॉर्म की वजह से हो सकता है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी डिप्रेस हो जाए। मतलब डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेस भी हो सकता है इसके कारण से, ठीक है बेटा। फिर है इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म फॉर अ शॉर्ट टाइम कॉज फैटिग, डिजीनेस एंड हेडेक। अगर हमें क्लोरोफॉर्म शॉर्ट टाइम के लिए अगर किसी ने सूंघा दिया जाए, मतलब मान लो कि अगर क्लोरोफॉर्म को शॉर्ट टाइम के लिए अगर किसी ने सूंघा दिया जाए, है ना, किसी इनहेल कर दिया जाए, तो हो सकता है उसकी वजह से हमें फैटिग
मतलब थकान टाइप का हो सकता है बेटा, फिर चक्कर भी आ सकता है, डिजीनेस भी हो सकता है, और हेडेक साथ में सर दर्द भी हो सकता है। क्लोरोफॉर्म को शॉर्ट टाइम के लिए अगर इनहेल कर दिया जाए तो, और अगर लंबे समय पे अगर उसको कर दिया जाए, नेक्स्ट है लॉन्ग एक्सपोजर टू क्लोरोफॉर्म में अफेक्ट लीवर, और इसको बहुत लंबे समय से अगर इस्तेमाल होता है बेटा तो हो सकता है कि हमारा सीधा लीवर ही क्या हो, अफेक्ट कर सकता है, लीवर को भी खराब कर सकता है। ठीक है, देन दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म when exposed to air and light form a poisonous compound phosgene, so it is stored in the dark color air tight bottle, है ना। क्या बोले, जो क्लोरोफॉर्म जो है अगर उसको एयर और लाइट के साथ में अगर एक्सपोज किया जाए, अगर ये जो हमारा जो क्लोरोफॉर्म है बेटा, इस क्लोरोफॉर्म को अगर मैं एक्सपोज कर दूँ, क्या कर दूँ, एक्सपोज मतलब खुला छोड़ दूँ, किसके प्रेजेंस में, एयर और लाइट, एयर और लाइट, तो एयर और लाइट के प्रेजेंस में अगर मैं इसको खुला कर दूँ ना बेटा, तो ये जो क्लोरोफॉर्म जो कंपाउंड है ना, ये हमारा एक पॉइजनस मतलब पॉइजन वाला एक कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम है फॉस्जीन। क्या होता है बेटा, फॉस्जीन। और ये क्या होता है कि जब भी ये एयर और लाइट के प्रेजेंस में आता है तो हो सकता है कि ये फॉस्जीन गैस का निर्माण करे, जो कि एक जहरीली है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसीलिए हम इसे डार्क कलर की बॉटल, जहाँ पर बिल्कुल भी एयर ना जा सके, ऐसी एयर टाइट बॉटल में जो कि डार्क कलर की हो, उसमें हम इसको स्टोर करके रखते हैं। बात समझ में आई बेटा। किसी ने पूछा कि क्लोरोफॉर्म को हम कहाँ पर स्टोर करते हैं, तो बेसिकली क्लोरोफॉर्म को हम डार्क कलर की एक एयर टाइट बॉटल में हम उसको स्टोर करके रखते हैं। क्यों, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है वो जैसे ही एयर और लाइट के कॉन्टेक्ट में आती है, मतलब एयर और लाइट के प्रेजेंस में अगर आपने उसको एक्सपोज कर दी, अगर आपने खुला छोड़ दिए, तो वो जो कंपाउंड जो है क्लोरोफॉर्म, वो फॉस्जीन का निर्माण करेगा। और जैसे ये फॉस्जीन बनेगा तो फॉस्जीन जो है ये जहरीली गैस है, इसलिए हम उसको डार्क कलर की बोतल जो कि एयर टाइट बोतल रहती है उससे हम वहाँ पर स्टोर करेंगे। बात समझ में आ रही बेटा। चलो मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना। पहली बात तो ये कि जो क्लोरोफॉर्म है ये क्या है, कलरलेस लिक्विड होता है। इसकी स्मेल कैसी है बेटा, पैक्युलर स्वीट टाइप की, ठीक है ना। और ये किसको प्रिपेयर करता है, ये क्लोरोफ्लोरोमीथेन को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कौन सा, रेफ्रिजरेंट R22, ठीक है। और इसका जो इस्तेमाल होता है एज ए सॉल्वेंट के रूप में काम किया जाता है, जहाँ पर हम नेचुरल प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। कौन से नेचुरल प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो गम्स हो सकता है, फैट हो सकता है, रेजिन हो सकता है ना। इसके अलावा ये बहुत बड़ा सोर्स होता है, किसका बहुत बड़ा सोर्स होता है बेटा, डाइक्लोरोकार्बिन का ये बहुत बड़ा सोर्स होता है, ठीक है ना। और क्लोरोफॉर्म की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो सकता है बेटा। और अगर इस क्लोरोफॉर्म को शॉर्ट टाइम के लिए किसी ने इनहेल कर दिया तो हो सकता है कि वो फैटिग हो, उसे डिजीनेस हो सकता है, या फिर हो सकता है उसका सर दर्द भी हो जाए, ठीक है। और बहुत अगर लंबे समय से अगर ये किसी के कांटेक्ट में आ रहा है तो हो सकता है कि क्लोरोफॉर्म जो है वो लीवर को अफेक्ट भी कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि जो क्लोरोफॉर्म जो है ये पॉइजनस कंपाउंड को फॉर्मेशन करता है। मतलब जैसे आप क्लोरोफॉर्म को एयर और लाइट के प्रेजेंस में जैसे आप उसको एक्सपोज करोगे तो वो जो कंपाउंड है वो पॉइजनस कंपाउंड बन जाता है, जिसका नाम है फॉस्जीन गैस। और ये फॉस्जीन गैस का निर्माण ना हो और इसके एयर और लाइट के प्रेजेंस में ना हो, इसीलिए हम इसे स्टोर करते हैं डार्क कलर की बोतल में, जो कि बिल्कुल एयर टाइट बोतल रहती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर इसे अपन कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। अगर मैं बात करूँ इसके फार्मूले की तो इसका फार्मूला बनता है बेटा CCl4, ठीक है ना। C मतलब होता है बेटा कार्बन, 4 का मतलब होता है टेट्रा और Cl का मतलब होता है क्लोराइड। तो नाम हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है ना बेटा। इसके अलावा हम 4 है ना बेटा क्लोरो, इसलिए हम इसे टेट्रा कहेंगे, टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो इसके बेसिकली 2 नाम होते हैं, ठीक है। कौन सा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड या फिर टेट्रा क्लोरोमीथेन। चलो इसका यूजेस और इन्वायरमेंटल इफेक्ट हम दोनों चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो दिया हुआ है इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड विथ स्वीट स्मेल। और ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये भी कैसा लिक्विड है, ये भी एक कलरलेस लिक्विड होता है। और साथ में इसकी स्मेल भी कैसी है बेटा, स्वीट टाइप की ये स्मेल होती है, ठीक है। इट इज़ वेरी यूजफुल सॉल्वेंट फॉर ऑयल फेट्स रेजिन। और इसका बहुत ज़्यादा यूजफुल है बेटा
सॉल्वेंट के रूप में कौन सा सॉल्वेंट, ऑयल हो सकता है, फैट हो सकता है और रेजिन हो सकता है। तो इन सॉल्वेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। इट सर्व एज अ सोर्स ऑफ क्लोरीन, और ये सबसे बड़ा सोर्स है बेटा क्लोरीन का। ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये क्लोरीन का बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। आपने जो मार्केट में जो हमें बिस्लरी की जो बॉटल मिलती है या जो लिया हुआ जो पानी मिलता है ना बेटा, उसमें भी हम क्लोरीन की मात्रा डालते हैं। कुछ क्लोरीन से थोड़ा सा जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में अगर अपन ने उसको अगर पी लिए ना तो हो सकता है हमारा शरीर जो है वो खराब होने के चांसेस भी रहते हैं। इसलिए क्लोरीन को थोड़ा सा मात्रा में पानी में मिला दिया जाता है ताकि उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाए, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट, इसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है क्लीनिंग एजेंट के लिए, मतलब जो साफ करने वाला, जैसे फिनाइल वगैरह के रूप में, ठीक है ना। जैसे कोलिन जो आता है जहाँ पर हम चीज़ों को साफ करते हैं, तो साफ सफाई चीज़ों के लिए भी, क्लीन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इट इज़ हाईली टॉक्सिक टू लीवर, और ये हमारे लीवर के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, टॉक्सिक मतलब जहरीला हो सकता है। एक्सपोजर टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CCl4 कैन अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट इज़ सस्पेक्टेड टू बी कार्सिनोजेनिक। क्या बोल रहा है बेटा कि जैसे ही इसको अपन हाई कॉन्सेंट्रेशन मात्रा में कार्बन टेट्राक्लोराइड को हाई कॉन्सेंट्रेशन में अगर एक्सपोज कर दिया जाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में अगर हम उसे एक्सपोज कर दे तो सीधा ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करेगा बेटा, प्रभावित करेगा। और जैसे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगा बेटा तो ये हो सकता है ये कार्सिनोजेनिक को भी ये लीड कर सकता है। कार्सिनोजेनिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जहाँ पर ये कैंसर को बढ़ावा देता है, मतलब कैंसर को बनाने के लिए कार्सिनोजेनिक का बहुत बड़ा हाथ होता है। जहाँ पर कार्सिनोजेनिक का डेवलपमेंट होता है बेटा वहाँ पर कैंसर डेवलप होता ही होता है। और हमें पता है कि हम जैसे ही पैदा होते हैं ना बेटा, तो जैसे ही बोर्न होते हैं उसी समय कैंसर के जो सेल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं। लेकिन ऐसे कोई सब्सटेंस जो कि कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस रहते हैं, अगर वो हमारे कॉन्टेक्ट में लगातार आ जाए ना बेटा, तो हो सकता है कि कैंसर के सेल जो है वो हमारे शरीर पे हावी हो जाए, जिसके वजह से कार्सिनोजेनिक के चलते हुए हमें कैंसर का भी सामना करना पड़ सकता है, ठीक है बेटा। इसीलिए ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करके ये कार्सिनोजेनिक को सस्पेक्ट करता है, मतलब उसको लीड करता है, जिसकी वजह से हमें कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। फिर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर में कॉजेज डेथ, और इसको बहुत लंबे समय तक अगर किसी ने यूज़ किया है बेटा तो हो सकता है उस इंसान की डेथ भी हो सकता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा ग्रीन हाउस गैस के लिए, मतलब टेट्राक्लोरोमीथेन भी एक टाइप की क्या है, ग्रीन हाउस गैस होती है बेटा, ठीक है। कौन सी, ग्रीन हाउस गैस होती है, ठीक है। तो ये था हमारा बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। चलो क्या क्या बोले अपन ने भी, ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है ये कलरलेस लिक्विड होता है, साथ में इसकी स्मेल कैसी होती है, स्वीट स्मेल होती है, ठीक है ना। और इसका बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बेटा सॉल्वेंट के रूप में। अब किस किस के रूप में बेटा, एज अ सॉल्वेंट्स, ऑयल, फैट्स, रेजिन, इसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है ना। और ये क्लोरीन का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है बेटा, ठीक है। इसके अलावा हम क्लीनिंग एजेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे लीवर के लिए क्या हो सकता है बेटा, टॉक्सिक भी होता है अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे कॉन्सेंट्रेशन मिला दिया जाए तो, है ना। और एक्सपोजर टू हाई कॉन्सेंट्रेशन CCl4 का बहुत ज़्यादा अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर होता है हमारे शरीर में तो हो सकता है बेटा हमारे शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करके ये कार्सिनोजेनिक वाला जो सब्सटेंस है जहाँ पर ये कैंसर को लीड करता है, कैंसर को बनाता है, ऐसे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस को भी ये क्रिएट कर सकता है ना। और इसको अगर बहुत लंबे से अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है तो हो सकता है उस इंसान की डेथ भी हो जाए। और ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस होती है। चलो ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारा आइडोफॉर्म। कौन सा, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म को हम ट्राई आइडोमीथेन कहते हैं। कौन सा बेटा, ट्राई आइडोमीथेन। अगर मैं इस फार्मूले की अगर बात करूँ आइडोफॉर्म की, अगर मैं आइडोफॉर्म के फार्मूले की अगर मैं बात करूँ तो फार्मूला होता है बेटा CH3 ना, CH3। अगर मैं स्ट्रक्चर इसका बनाऊँ बेटा तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। हमारे पास हाइड्रोजन एक है बेटा और आयोडीन जो है वो बेसिकली हमारे पास
3 है, ठीक है ना। तो क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास आयोडीन कितने बेटा 3 है, तो इसलिए हम लिखेंगे बेटा ट्राई आइडो। कौन सा? ट्राई आइडो। और कार्बन एटम तो हमारे पास एक ही मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पर मीथेन लिखेंगे। तो ये नाम हो गया ट्राई आइडो मीथेन, ठीक है ना बेटा। अब इसका हम यूजेस भी देखेंगे और उसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी देख लेते हैं, ठीक है बेटा। चलो, इट इज अ येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विथ डिसएग्रीबल स्मेल, ठीक है। आइडोफॉर्म जो होता है ये कैसा सब्सटेंस है बेटा? येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। कैसा? पीले कलर का एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है जिसकी स्मेल जो होती है वो डिसएग्रीबल होती है, जो हमारे शरीर के लिए सूटेबल ना हो ऐसी कुछ स्मेल होती है, ठीक है बेटा। पंजेंट टाइप की एक अलग टाइप की स्मेल होती है डिसएग्रीबल, जिससे हम एग्री नहीं रहते, ऐसे डिसएग्रीबल स्मेल रहती है इस आइडोफॉर्म की, ठीक है बेटा। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन एज अ हीलिंग एजेंट एंड एंटीसेप्टिक इन ड्रेसिंग ऑफ वाउंड, हाउएवर इट इज यूज्ड इज लिमिटेड। क्योंकि हमें पता है कि जो आइडोफॉर्म का इस्तेमाल मेडिसिन पर्पस के लिए होता है। किसके लिए बेटा? मेडिसिन पर्पस के लिए यूज होता है। जनरली हीलिंग एजेंट, अगर उसको कट पिट गया या कुछ घाव लग गया या वाउंड हो गया ना बेटा, तब भी हम इससे आइडोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर वो कभी घाव हो गया हमारे शरीर पे तो उसकी ड्रेसिंग करने के लिए भी आइडोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये मेडिसिन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए हम इसका यूज जो है वो लिमिटेड मात्रा में करते हैं बेटा, ठीक है। चलो, इट कॉजेस इरिटेशन टू स्किन एंड आई, है ना। और इसके वजह से हो सकता है कि हमारे स्किन को इरिटेशन हो या फिर हमारी जो आंखें है उसको भी ये इरिटेशन हो सकती है इसके वजह से। किसको बेटा? स्किन और आईज जो है ये इससे हमें इरिटेशन हो सकती है आइडोफॉर्म से, ठीक है। इट मे कॉज रेस्पिरेटरी इरिटेशन और ब्रीदिंग डिफिकल्टी, डिजीनेस, नोजिया, डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विजुअल डिस्टर्बेंस, है ना। और हो सकता है बेटा अगर इसकी क्वांटिटी हमारे शरीर में अगर ज़्यादा हो जाए तो हमारा रेस्पिरेटरी इरिटेशन, मतलब हमें सांस लेने में दिक्कत जा सकती है बेटा। इसके अलावा हमें जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी है ना, जैसे अपन सांस जो है वो कम ज़्यादा हमारी हो सकती है बेटा। उसके अलावा डिजीनेस, चक्कर भी आ सकता है, ठीक है ना। फिर नोजिया, जी मचलाना, ये जैसा भी लग सकता है बेटा। इसके अलावा हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको भी डिप्रेस कर सकता है। साथ में जो हमारा जो विजुअल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी प्रॉब्लम में आ सकता है बेटा। मतलब जो अपन आंखें से जो अपन देखते तो हो सकता है थोड़ा धुंधलापन हमें, मतलब विजुअल डिस्टर्बेंस, विजुअल जो हम देखते उसको डिस्टर्ब हो सकता है बेटा। तो ये था हमारा आइडोफॉर्म के बारे में, ठीक है। क्या क्या बोले? आइडोफॉर्म जो है ये कैसा सब्सटेंस होता है? तो ये येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है बेटा, ठीक है। इसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है? डिसएग्रीबल स्मेल होती है, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल किस में होता है? बेसिकली मेडिसिन के रूप में काम होता है, जहाँ पर कोई हील हो गया या फिर एंटीसेप्टिक के रूप में उसका जहाँ पर घाव लग गया तो वो ड्रेसिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है बेटा। क्योंकि इसका मेडिकल पर्पज़ के लिए इसका यूज़ होता है, इसलिए लिमिटेड पीरियड के लिए अपन इसका यूज़ करते होता है, लिमिटेड चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते बेटा, ठीक है ना। इट कॉजेस इरिटेशन, ये हो सकता है कि हमारे आइज़ मतलब आँखें, है ना, और स्किन को भी इरिटेट कर सकता है ना। इसके अलावा हमारा जो रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने वाली जो प्रोसेस होती है उसमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है। हल्की भी अगर अपन सांस लेते हैं तो उसमें भी हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करके दे दे, या फिर हो सकता है चक्कर आ सकता है, फिर जी मचला भी सकता है। इसके अलावा हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो उसको डिप्रेस करके हमारा जो विजुअल डिस्टर्बेंस भी कर सकता है बेटा, जो आंखों में जो धुंधलापन है वो भी ला सकता है, ठीक है बेटा। चलो, नेक्स्ट है हमारा बेटा फ्रियोन। कौन सा? फ्रियोन। तो चलो अपन फ्रियोन के बारे में बोल रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली आप फ्रियोन तो देखोगे तो क्या है बेटा? दिस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC आर कॉमनली यूज एज अ रेफ्रिजरेंट। क्या बोले? फ्रियोन जो है बेटा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कौन सा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो फ्रियोन्स है, ये जो फ्रियोन्स है ना बेटा, ये कैसा है? ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना बेटा। और किसका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बेटा? ये होता है फ्लोरीन और क्लोरीन का, ठीक है ना। क्योंकि ये जो फ्रियोन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है फ्लोरीन और क्लोरीन का, इसलिए इनसे क्या बनता है बेटा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बनता है बेटा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है बेटा, जिसे हम शॉर्ट में CFCs कहते हैं बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। और इसका कॉमनली इस्तेमाल कहाँ पर होता है बेटा? एज अ रेफ्रिजरेंट के रूप में इसका काम
होता है, यूज़ किया जाता है। क्या बोले बेटा, फ्रियोन जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि फ्लोरीन और क्लोरीन से बना होता है, जिसे अपन क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं बेटा। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो हम शॉर्ट में CFC कहते हैं। और इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेंट में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हुआ है द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव इज। अब ये जो ज़्यादातर जो कॉमनली जो पाए जाते हैं बेटा वो कौन से, ये है डाइफ्लोरोमीथेन। कौन सा, डाइफ्लोरोमीथेन है ना। और इसका जो मार्केट में जो जिस नाम से अवेलेबल होता है इसे कहते हैं अपन बेटा फ्रियोन 12। कौन सा, फ्रियोन 12। इसके अलावा डाइफ्लोरोमीथेन के अलावा भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जो अवेलेबल है। एक कौन सा बेटा, क्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन। ये जो क्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन जो बेटा इसका कोड कौन सा है, R22। ठीक है। मतलब हम इंडस्ट्रीज में जो यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर थोड़ी ये बोलेंगे कि भाई हमें क्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन दो या डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन दो। हम सीधा कोडिंग में बात करते हैं वहाँ पर, मतलब फ्रियोन 12 या फिर R22 या फिर R11 जो है, इस टाइप से हम वहाँ पर इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। ठीक है ना बेटा। तो कौन से बोले अपन ने, पहला तो ये कॉमन रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है बेटा, ये तो डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन होता है जो फ्रियोन 12 के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा क्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन भी होता है जिसे अपन R22 के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, कौन सा, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, जिसे अपन R11 के नाम से भी जानता है, एंड सो ऑन। और भी ऐसे कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जो फ्रियोन के रूप में अवेलेबल है। ठीक है बेटा। दे आर यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट इन फ्रिज एंड एयर कंडीशनिंग, प्रोपेलेंट इन एरोसोल एंड सॉल्वेंट। देखो ये जो फ्रियोन जो है बेटा इसका इस्तेमाल कहाँ होता है ना, फ्रिज में रेफ्रिजरेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, फ्रिज में रेफ्रिजरेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो AC है, एयर कंडीशनिंग, वहाँ पर भी फ्रियोन का इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा। इसके अलावा जो प्रोपेलेंट इन एरोसोल है ना, जहाँ पर छिड़काव किया जाता है बेटा, स्प्रे जहाँ पे किया जाता है, वहाँ पर भी फ्रियोन का इस्तेमाल होता है ना। और एज ए सॉल्वेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। दे आर यूज्ड एज अ ब्लोइंग एजेंट इन मेकिंग फोम एंड पैकिंग मटेरियल। इसके अलावा बेटा ब्लोइंग एजेंट के रूप में भी काम होता है। अब ये ब्लोइंग एजेंट कौन से बेटा, हो सकता है फोम को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, या फिर कोई भी मटेरियल को पैकिंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। देन दिया हुआ बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर, है ना। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना बेटा, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, ओजोन डिप्लेशन। कौन सा बेटा, ओजोन डिप्लेशन। तो ये ओजोन लेयर को क्या करता है बेटा, डिप्लेट करता है इन स्ट्रेटोस्फीयर। मैं अगर बात करूँ बेटा इसके डिटेल में, तो डिटेल में अगर अपन यहाँ पर जाए तो बेसिकली ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना बेटा, ये जो हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर मतलब जो फ्रिज होता है ना बेटा, इस फ्रिज का जो डोर जैसे ही आप ओपन करते हो तो यहाँ से कुछ गैसेस निकलती है। जैसे ही आप फ्रिज के डोर को आप ओपन करते हो तो वहाँ पर कुछ गैसेस निकलती है। और वो जो गैसेस होती है बेटा, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि जब वो गैस जो है वो जैसे ही बाहर निकलती बेटा, तो वो सीधा ऊपर जाके ये जो हमारी जो ओजोन लेयर है, जिसके वजह से जो अल्ट्रावायलेट रे, सन से जो अल्ट्रावायलेट रे जो निकलती है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होती है, खतरनाक होती है, डेंजरस होती है हमारे शरीर के लिए। कौन सी? जो अल्ट्रावायलेट लाइट जो है ना बेटा, जो कि सन से निकलती है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत 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 ज़्यादा डेंजर होती है। तो उस अल्ट्रावायलेट रे को हमारे और सरफेस पे पड़ने से रोकती है बेटा। ये कौन रोकती है? ओजोन लेयर बेटा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, जितनी ज़्यादा मोटी होगी ना बेटा, उतना ज़्यादा जो अल्ट्रावायलेट रे जो है वो हमारे और सरफेस पे जाएगी ही नहीं। अगर सपोज वो ओजोन की जो लेयर है, ओजोन की लेयर बहुत ज़्यादा अगर पतली हो जाए तो हो सकता है कि डायरेक्टली हमारे अर्थ सरफेस पे पूरी की पूरी अल्ट्रावायलेट रे जो कि सन से निकलती है, वो हमारे अर्थ सरफेस पे पड़ के अगर वो हमारे कांटेक्ट में आ जाना बेटा, तो हमें स्किन कैंसर या फिर हमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए
कि जो एसी होती है मतलब एयर कंडीशनिंग या फिर जो फ्रिज वगैरह जो होती है इसका कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एसी से और जो फ्रिज से जो गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस निकलती है ना बेटा, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा खराब होता है। ये क्यों? क्योंकि ये जो ओजोन की लेयर को डिप्लीट करता है, मतलब ओजोन की लेयर को पतली करता है, जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रे जो है वो हमारे अर्थ सरफेस पे आती है, जिसकी वजह से हमें जो है वो नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्या है, रेगुलर लार्ज इनहेलेशन ऑफ फ्रियोन रिजल्ट इन ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ऑर्गन डैमेज, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। और इसका अगर बहुत लंबे से अगर इसका इनहेल कर दिया जाए, मतलब बहुत लंबे से अगर आप ये फ्रियोन का क्या कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, जो गैस निकलती है इसका बहुत लंबे समय से अगर अपन उसको सूंघ रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है हमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो, हमारी सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। इसके अलावा ऑर्गन जो है वो भी डैमेज हो सकते हैं, इतनी खतरनाक गैस होती है बेटा वो। इसके अलावा जो है हमारे कॉन्शियसनेस में भी क्या हो सकता है, लॉस आ सकती है बेटा। इसीलिए है कि जो फ्रिज और जो एसी की जो है इसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए, क्योंकि यहाँ से जो गैस निकलती है वो खतरनाक होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ये इन्वायरमेंट में जाने के बाद में उस ओजोन की लेयर को क्या करता है, डिप्लीट करता है, पतली करता है। ठीक है ना, तो इसलिए वो सन से जो लाइट आती है वो हमारे शरीर पे, हमारे अर्थ सरफेस पे आ जाती है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आपको ओजोन को डिप्लीशन होने से हमें बचाना है बेटा। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रियोन के बारे में। चलो क्या क्या देखे हमने, पहली बात तो ये कि जो फ्रियोन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है किसका, क्लोरीन और फ्लोरीन का, इसीलिए हम इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं, या फिर शॉर्ट में हम उसको CFCs कहते हैं। ठीक है, इसका कॉमनली इस्तेमाल किस में होता है, एज अ रेफ्रिजरेंट में इसका काम होता है। ठीक है, और ये कॉमन रिप्रेजेंटेटिव किसका है बेटा, ये है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, जिसे हम फ्रियोन 12 के नाम से जानते हैं। इसके अलावा क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन जो कि R22 के नाम से जाना जाता है, और ट्राई क्लोरोफ्लोरोमीथेन जो कि R11 के नाम से जानते हैं। और ऐसे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो फ्रियोन को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है फ्रिज में, रेफ्रिजरेंट में इसका इस्तेमाल होता है बेटा, साथ में एयर कंडीशनर या फिर प्रोपेलेंट एरोसोल में भी, या फिर सॉल्वेंट के रूप में भी इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, और इसका ब्लोइंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, जहाँ पर ये फोम और पैकिंग मटेरियल को मेक करता है, बनाता है बेटा, है ना। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन की लेयर को डिप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है ना, और इसका अगर रेगुलरली हर दिन इसका अगर लार्ज बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर इसको सूंघा जाए, इसको इनहेल किया जाता है, तो हो सकता है बेटा इसके वजह से हमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाए, या फिर हमारे ऑर्गन डैमेज होने के साथ साथ में हमें कॉन्शियसनेस लॉस भी हो सकता है। तो ये था हमारा फ्रियोन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा बेटा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। कौन सा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, अगर आप ये स्ट्रक्चर को देखोगे बेटा तो बेसिकली यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमें यहाँ पर देखो बेटा, हम पढ़ रहे DDT, क्या पढ़ रहे, DDT। ठीक है ना, तो DDT का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो ये D मतलब होता है डाइक्लोरो, कौन सा बेटा, डाइक्लोरो। ठीक है ना, दूसरा D जो है ये है बेटा डाइफिनाइल, डाइफिनाइल। ठीक है, ये दूसरा T। ठीक है, पहला D कौन सा, डाइक्लोरो, दूसरा डाइफिनाइल, डाइफिनाइल। ठीक है ना बेटा, और जो T होता है, T का मतलब होता है ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन। बात समझ में आई बेटा, क्या बोले, DDT जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, D मतलब डाइक्लोरो, दूसरा D मतलब डाइफिनाइल, और T मतलब ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देखोगे बेटा, अगर ये जो आपको डायग्राम जो दिख रहा है, मतलब जो स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये स्ट्रक्चर है कौन सा, DDT का। ठीक है, DDT का, डाइक्लोरो, तो डाइक्लोरो कौन से, देखो ये बेटा एक क्लोरो, ये दूसरा क्लोरो। ठीक है, तो ये जो क्लोरो जो आपको दिख रहे हैं बेटा, इसे हम कह रहे हैं डाइक्लोरो। क्या कह रहे हैं बेटा, डाइक्लोरो। ठीक है ना, अब बात आती है डाइफिनाइल की, कौन सा बेटा, डाइफिनाइल। तो डाइफिनाइल देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों है बेटा डाइफिनाइल। क्या है ये, डाइफिनाइल। ठीक है ना, अब बात आती है T की, तो T का मतलब क्या होता है, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो। तो अगर आप ये वाला क्लोरो, ये वाला क्लोरो, ये क्लोरो, जो आप तीनों क्लोरो को जो मिला रहे हो, ये हो गया बेटा ट्राइक्लोरो। क्या हो गया, ट्राइक्लोरो। ठीक है ना बेटा, और बेसिकली ये जो कंपाउंड देख रहे हो और ये जो आप देख रहे हो, तो ये जो देख रहे हो कार्बन एटम 1 कार्बन एटम 2, तो इसे अपन कहते हैं बेटा इथेन, क्योंकि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है बेटा, इसलिए ये हो गया इथेन।
बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से नाम होता है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है बेटा, चलो इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इट इज़ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड हैविंग इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन मतलब जो DDT ना बेटा, ये कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है जिसकी प्रॉपर्टी कैसी है, इंसेक्टिसिडल। ठीक है ना, तो क्या बोले अपन है, जो DDT जो है कलरलेस है, मतलब इसका कोई भी कलर नहीं होता, यहाँ तक इसका जो टेस्ट है वो भी नहीं होता, टेस्टलेस होता है। ठीक है, फिर ये ऑर्डरलेस भी होता है, मतलब इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती। ठीक है ना बेटा, और ये एक ऐसा क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जिसकी प्रॉपर्टी कैसी रहती है बेटा, इंसेक्टिसिडल। इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टी मतलब जो इंसेक्ट रहते हैं, इंसेक्ट है ना, इनको मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, है ना। इंसेक्ट मतलब कौन सा, हाउस फ्लाई, है ना, जो घर में जो मक्खियाँ जो बढ़ती थी ना, वो हाउस फ्लाई को मारने के लिए, या फिर हो सकता है बेटा मॉस्किटो, जो मच्छर होते हैं उनको मारने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, इसके अलावा बेसिकली बहुत सारे ऐसे थे जैसे बॉडी लीज, है ना, बॉडी लीज जो है, ठीक है, ये बॉडी लीज को मारने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, चलो इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट है, तो क्या बोले, DDT एक कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और एक ऐसा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है जो कि इसकी प्रॉपर्टी कैसे रहती है, इनसेक्टिसिडल, मतलब ये इंसेक्ट को किल करने के लिए काम में आता था। ठीक है, इट किल इंसेक्ट सच एज, अभी ये क्या करता है, इंसेक्ट को क्या करता है बेटा, किल करता है, मारना स्टार्ट कर देता है। अब कौन से इंसेक्ट होते हैं, हाउस फ्लाई, कौन सा, हाउस फ्लाई। ठीक है ना, दूसरा मॉस्किटोस, है ना, फिर बॉडी लीज, है ना। तो ये हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बॉडी लीज को मारने के लिए इसका DDT का इस्तेमाल किया जाता था। किस किस के बेटा, कौन से ऐसे इंसेक्ट है जिन्हें हम मारने के लिए DDT का इस्तेमाल करते थे, वो है हाउस फ्लाई। कौन सा बेटा, हाउस फ्लाई, मॉस्किटोस, बॉडी लीज, ये जो इंसेक्ट है इनको मारने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इट वॉज यूज फॉर कंट्रोलिंग मलेरिया एंड टाइफॉइड्स, है ना, और इसका इस्तेमाल था बेटा कि जो मलेरिया, जिनसे ये जो मच्छरों से जो मलेरिया होता है बेटा, और जो गंदगी से जो टाइफाइड होता था ना बेटा, ये जो हाउस फ्लाई जो जिस खाने पे बैठे थे, अगर वो खाना जो है, वो अगर खाना अगर हमारे शरीर में अगर चली जाए बेटा, या फिर वो अगर जिस पानी में समझो उसने मतलब मुंह लगा दी और वो पानी अगर अपन पीते तो कंटामिनेटेड पानी हो जाता बेटा। तो अगर ये कंटामिनेट चीज़ें अगर हमारे शरीर हमारे बॉडी में अगर मिल जाए तो इससे हमें टाइफाइड भी हो सकता है बेटा। ठीक है ना, तो ये मलेरिया और टाइफाइड को कंट्रोल करने के लिए इस DDT का इस्तेमाल किया जाता था। और ये कौन से इंसेक्ट को किल करता है, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो और बॉडी लीज बेटा, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा, कौन सा दिया हुआ हमारा, एक्सपोजर टू हाई डोज ऑफ DDT मे कॉजेज वोमिटिंग, ट्रिमर्स और शेकीनेस, है ना। और अगर इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर DDT का डोज पड़ जाए बेटा, अगर किसी जैसे ये जो इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट को अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर मिल जाए बेटा, क्वांटिटी में ज़्यादा डोज अगर मिल जाए ना इनको, तो हो सकता है वोमिटिंग होने के चांसेस रहता है बेटा, या फिर हो सकता है कि हमारा मतलब नॉर्मल इंसान के भी अगर ये हाई डोज के, है ना, हाई डोज के रूप में अगर कॉन्टेक्ट में आ जाए ना बेटा नॉर्मल इंसान के भी, तो हो सकता है बेटा वोमिटिंग, उल्टियाँ आना स्टार्ट हो सकती है बेटा। इसके अलावा ट्रिमर या शेकिनेस, है ना, जैसे नहीं क्या बहुत ज़्यादा ऐसे कपकपी होती है, एकदम से ठंडी लगना स्टार्ट हो जाती है, बुखार टाइप का लगना स्टार्ट कर देता है, तो ट्रिमर्स के साथ में शेकिनेस होना बहुत स्टार्ट हो जाता है बेटा, है ना। फिर लेबोरेटरी एनिमल स्टडी शो एडवर्स इफेक्ट ऑफ DDT ऑन लीवर एंड रिप्रोडक्शन, है ना। और जो ऐसे स्टडी करते हैं जहाँ पर लेबोरेटरी में अगर कुछ एनिमल्स रखे हुए बेटा, तो उनमें एडवर्स इफेक्ट, बहुत सारे ऐसे इफेक्ट, कई टाइप के इफेक्ट देखने मिलता है DDT के, कहाँ पर बेटा, उनके लीवर पे और उनके रिप्रोडक्शन सिस्टम में और उनके लीवर में कई टाइप के ऐसे एडवर्स, कई टाइप के वेरियस टाइप के इफेक्ट जो है वो देखने मिलते हैं। ठीक है, फिर DDT इज अ persistent organic pollutant। DDT कैसा बेटा, एक persistent organic pollutant होता है, readily absorb in soil, और ये बहुत आसानी से मिट्टी में घुल मिल जाता है बेटा, है ना। मतलब इस DDT पाउडर को अगर मतलब अपन ने छिड़क दिए बेटा, तो ये मिट्टी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है बेटा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम को क्या करता है बेटा, एक्यूमुलेट कर सकता है, थोड़ा सा खराब भी ये कर सकता है। ठीक है ना बेटा, क्यों, क्योंकि जो हमारे जो मिट्टी है बेटा, उस मिट्टी में ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है DDT, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम को जो है वो एक्यूमुलेट भी कर सकता है। ठीक है, when dissolved in oil or other lipid it is readily absorbed by the skin। अगर मान लो
कि डीडीटी जो है ये ऑयल या ऐसे कोई चिपचिपाट वाले जो पदार्थ रहते हैं, जैसे कोई लिपिड से, ठीक है, ऑयल या लिपिड में अगर ये डिजॉल्व हो गया ना बेटा, तो हमारी जो स्किन है, ठीक है, तो ये स्किन के द्वारा बहुत जल्दी क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। इट इज़ रेजिस्टेंट टू मेटाबॉलिज्म, और फिर क्या करता है कि हमारे जो शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको क्या करेगा बेटा, रेजिस्ट करके रख देगा बेटा, मतलब रोक के रखेगा। मेटाबॉलिज्म जहाँ पर हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म होना बहुत जरूरी है बेटा, तो उस मेटाबॉलिज्म को ये क्या करेगा, रोकना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। और ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं, ये जानवरों की भी बात चल रही है बेटा यहाँ पर, ठीक है। इट एक्यूमुलेट इन फैटी टिश्यू, है ना, और ये सीधा जाके फैटी टिश्यू में जाके ये इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब जानवर के भी फैटी टिश्यू में ये स्टोर रहता है, क्योंकि ये जो जानवर जो रहते हैं ना बेटा, ये जो चीज़ें खाते हैं या पीते हैं और उनके इसमें अगर ये डीडीटी अगर चले जाए तो उनका जो फैटी टिश्यू जो है उस फैटी टिश्यू के रूप में ये डीडीटी जो है वो स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। और ये जो इतने सारी ये खराब जो चीज़ें हैं जो हो रही, इतनी सारी खराब चीज़ें जो हो रही बेटा, है ना, इसलिए इसे बैन कर दिया गया है। देयर इज बैन ऑन यूज ऑफ डीडीटी ड्यू टू ऑल दिस एडवर्स, और इतने सारे खराब इफेक्ट की वजह से डीडीटी को आज बैन कर दिया गया है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर आपको याद क्या क्या रखना है, पहली बात तो ये कि जो डीडीटी जो होता है ये कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है जो कि एक इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, मतलब इंसेक्ट को मारने वाली एक प्रॉपर्टी होती है। ऐसे कौन से इंसेक्ट होते हैं जो मारते हैं बेटा डीडीटी जो है उस इंसेक्ट को मारती है। सबसे पहले तो है हाउस फ्लाई, फिर मॉस्किटोज और बॉडी लिस्ट, ये 3 ऐसे इंसेक्ट होता है जिनको मारने के लिए डीडीटी का इस्तेमाल किया जाता था। इट वाज यूज फॉर कंट्रोल, है ना, और ये मलेरिया और टाइफाइड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्यों बेटा, क्योंकि मच्छरों को कंट्रोल हो गए तो मलेरिया कंट्रोल होता है बेटा, है ना। और जो हाउस फ्लाई जो घर के खाने पे जो बैठती है, जिसकी वजह से वो खाना हमारे शरीर में जाके हमें टाइफाइड का निर्माण होता है, तो उसे भी ये क्या करता है, कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना बेटा। इसके अलावा अगर डीडीटी का बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में अगर डोज पड़ जाए तो वोमिटिंग हो सकता है ना, और ट्रिमर्स, मतलब बहुत ज़्यादा कपकपी, हमारे शरीर में बहुत कपकपाहट भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर लेबोरेटरी में अगर एनिमल टेस्ट स्टडी किया तो बहुत सारे उनके लीवर और रिप्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे खराब वाले इफेक्ट भी देखने मिल सकते हैं बेटा, ठीक है ना। इसके अलावा इसका ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, और ये बहुत जल्दी सॉइल में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम को क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है, ठीक है ना। अगर ये लिपिड और ऑयल के साथ में इसको डिजोल्व कर दिया जाए तो बड़े आसानी से स्किन में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता था बेटा, है ना। इसीलिए ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होने की वजह से हमारे जो शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी ये रोक देता है ना। और ये कहाँ पर स्टोर होता है बेटा, हमारे फैटी टिश्यू में ये स्टोर रहता है, ठीक है ना। और इतने सारे खराब आदतों की वजह से, खराब चीज़ों की वजह से, खराब इफेक्ट की वजह से आज डीडीटी को बैन कर दिया गया है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारा जो लेक्चर होता है ये पूरी तरह से एंड होता है। ओके, थैंक यू सो मच।